तो आप लोगों ने जो बनाया है ठीक है, अपने एंड से जो समझ के बनाया है, बट मैं उसी प्रोग्राम को दोबारा आपके लिए बना के दिखाता हूँ, है ना। तो ये जो लाइन है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाने का ये पूरा लाइन है और सारा चीज़ है, इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा लाइन सारा चीज़ बिल्कुल कट कर देता हूँ और कट करके मेन के अंदर ही रहने देता हूँ। बस यहाँ सबसे नीचे लिख देता हूँ मैंने, सबसे नीचे, और इसको मल्टी लाइन कमेंट में डाल देता हूँ। ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। ठीक है, तो ये कंपाइलर इग्नोर कर देगा आपके लिए। ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। ठीक, अब हमारे पास क्या है हम देख सकते हैं। ये स्टूडेंट नाम की क्लास है, ये डेटा मेंबर है और ये एक मेथड है। और हम स्टूडेंट क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये लीजिए, मैंने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, लिखा स्टूडेंट एस इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ये बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे मुझे डेटा सेट करना है, तो डॉट लगा लगा के डेटा सेट करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, नंबर ऑफ लाइन हमारा बढ़ जाता है। तो मैंने सेट डेटा नाम से एक मेथड बना दिया। अब सेट डेटा मेथड मान लीजिए मैंने डिफ़ॉल्ट ऐसे बना लिया, नॉन पैरामीटराइज जैसे बोलते हैं, और जितनी भी डेटा है इनको यहाँ सेट करने का कोड लिख दिया। ठीक है, नेम की वैल्यू को सेट करने का मैंने नेम इज इक्वल टू यहाँ पे दे दिया, से मैंने दे दिया राम। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने मोबाइल की वैल्यू यहाँ असाइन कर दी, मोबाइल हमने ये दे दिया। और फिर मैंने यहाँ पे क्लास नेम दे दिया यहाँ पे, है ना। और रोल नंबर दे दिया, इंटीजर है ना, स्ट्रिंग को डबल कोड में लिखेंगे, इंटीजर को एज इट इज़ लिखेंगे। और फिर ये एज है, ये इंटीजर है, इसको हमने ऐसे दे दिया एज। एज हमारा 7 ईयर हो गया, 5 ईयर रख दो। तो इस तरह से सेट डेटा मेथड मैंने बना दिया, जो कि नॉन पैरामीटराइज मेथड है। अब होगा क्या कि ये सेट डेटा मेथड को जब मैं कॉल करूँगा इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये डेटा सेट कर देगा। ये मैंने लिखा है एस डॉट सेट डेटा, और एस डॉट सेट डेटा लिखते ही इसका डेटा सेट, और इसकी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए एस डॉट प्रिंट इन्फो ये मेथड चलाया, इसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट। अब CMD मुझे दोबारा यहाँ से लॉन्च करना होगा, राइट। और CD डेस्कटॉप पे तो हमें जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा, ये हो गया प्रोग्राम कंपाइल, और जावा स्टूडेंट प्रोग्राम रन हो गया। लेकिन अगर मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उस पर मुझे डेटा सेट करना है S1, और उस पर भी डेटा सेट करना है। अगर यही सेट डेटा मेथड चलाऊँगा, इसमें दिक्कत पता है क्या आ जाएगी, दोनों स्टूडेंट का डेटा सेम हो जाएगा। ये पहला स्टूडेंट, ये दूसरा स्टूडेंट, दो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स बनाए गए और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के डेटा सेम हो जाएंगे, है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रोग्रामिंग में कभी भी ऐसी सिचुएशन की ज़रूरत पड़े कि हमें दो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स मतलब जिन पे सेम डेटा असाइन करने हैं, तो अगर हमें सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, सेम डेटा असाइन करना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, नॉन पैरामीटराइज मेथड यूज कर सकते हैं, नॉन पैरामीटराइज मेथड। ठीक है, तो नॉन पैरामीटराइज मेथड यानी कि सेट डेटा मेथड, जो कि नॉन पैरामीटराइज मेथड है, ये मेथड जो डेटा को असाइन करता है, जो डेटा को सेट करता है, डेटा की वैल्यू को सेट करता है, वो करता है, आप बोल सकते हो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग, है ना, सॉरी सेम करता है, अलग अलग नहीं करता है, राइट। और हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपको चाहिए, तो इसी को आप बना सकते हैं पैरामीटराइज, और यहाँ पे पैरामीटर दे सकते हैं, जैसे आपने दे दिया यहाँ पे स्ट्रिंग n कॉमा स्ट्रिंग m कॉमा स्ट्रिंग c कॉमा इंट r, ठीक है, कॉमा इंट a, ऐसे करके आपने दे दिया। तो ये जो वेरिएबल आपने लिया है, इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल आपने ले लिया, और इस लोकल वेरिएबल की वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल तक पहुंचानी है मुझे, तो मैंने n इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया, यानी कि n में जो भी डेटा आएगा वो नेम में पहुंच जाएगा।
ऐसे ही जो m में डेटा आएगा वो मोबाइल में पहुंच जाएगा। तो लोकल टू इंस्टेंस ऐसे मैंने असाइन कर दिया। c में जो डेटा आएगा यहाँ चला जाएगा, r में जो डेटा आएगा यहाँ चला जाएगा, और एज में जो डेटा आएगा, a में जो डेटा आएगा वो एज में चला जाएगा। तो इस तरह से हमने डेटा असाइनिंग कर दिया, राइट। असाइनिंग करने के बाद अब क्या होगा, अब हम जो नया स्टूडेंट बनाएंगे उस पर जब डेटा असाइन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा असाइन कर दिया S2, और S2 पे अगर मुझे डेटा असाइन करना है, से मैंने यहाँ S2 असाइन करा, और इस पर मुझे डेटा असाइन करने के लिए अब मैं यहाँ से आर्गूमेंट भेज सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से नेम भेज दिया रवि, है ना, और फिर हमारे पास क्या था, नेम के बाद मोबाइल नंबर था, तो मोबाइल नंबर मान लीजिए ये है। उसके बाद क्या था, क्लास का नाम था, तो क्लास जो है ये पढ़ रहा है मान लो 12th में, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारे पास, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, सीक्वेंस वही रखना होगा। ये नेम हो गया, रवि हो गया, क्लास नेम, एज, रोल नंबर और एज। तो ये जितने हमारे पैरामीटर होंगे उतने हमने ये रोल नंबर दे दिया और ये हमने एज दे दिया। तो इस स्टूडेंट पे ये सारा डेटा असाइन हो गया, और फिर प्रिंट इन्फो करके हम इसकी डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये तो एक ऑब्जेक्ट के लिए हो गया। फिर एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब इस ऑब्जेक्ट का क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे क्या है कि हर ऑब्जेक्ट पे अलग अलग हम डेटा सेट करा सकते हैं। यहाँ पे रवि की जगह पे मैंने लिख दिया मान लो दीपक, ठीक है, और ये उसका डेटा हो गया। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि पैरामीटराइज जो मेथड होता है, पैरामीटराइज जो मेथड होता है उसको बनाने से फ़ायदा होता है कि पैरामीटराइज के केस में हर ऑब्जेक्ट पे आप अलग अलग डेटा असाइन कर सकते हो, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट पे अपना अलग अलग डेटा असाइन कर सकते हो, राइट, इस तरह से। तो अब आप देख सकते हो कि पैरामीटराइज के केस में इस स्टूडेंट का डेटा अलग है, S3 का डेटा अलग है, S4 का डेटा अलग है, राइट। तो मेथड बनाने से कितना आसान हो गया देखो। अगर हम प्रोग्राम की बात करें, प्रोग्राम भी थोड़ा छोटा लग रहा है। अब वहाँ पे क्या था, पहले क्या था, पहले ऐसे डॉट लगा लगा कि एक स्टूडेंट पे इतने बार डॉट लगा के डेटा असाइन करो, फिर डॉट लगा के डेटा असाइन करो। यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, मेथड कॉल किया, मेथड कॉल करते इसका डेटा इनिशियलाइज, काम हो जाता है। तो ये जो मेथड है नॉन पैरामीटराइज मेथड है, और ये मेथड है पैरामीटराइज, ठीक है। तो अगर ऐसे प्रोग्राम में कभी पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज दोनों मेथड बना दिए जाएं तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडेड मेथड हो गया ये मेथड ओवरलोडिंग हो गई। तो मेथड ओवरलोडिंग आगे हम पढ़ेंगे, बस अभी आप इसे बोल सकते हो, ये जान लो, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर कौन सा मेथड सही होगा हमारे लिए, पैरामीटराइज वाला या नॉन पैरामीटराइज वाला। तो इसका आंसर होगा कि सर ये तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा ना, कि आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग डेटा चाहिए या अलग अलग ऑब्जेक्ट पे सेम डेटा चाहिए, ठीक है। अलग अलग ऑब्जेक्ट पे सेम डेटा चाहिए तो नॉन पैरामीटराइज मेथड से काम चल जाएगा, और अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग डेटा चाहिए तो पैरामीटराइज मेथड से काम चल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब ये जो मेथड्स होते हैं ये किसी डेटा का इनिशियलाइजेशन इस तरह से कर सकते हैं, चाहे वो पैरामीटराइज हो चाहे नॉन पैरामीटराइज हो। ये हमारे लिए एक बेटर तरीका हो गया जो डॉट हम लगा के डेटा इनिशियलाइज कर रहे थे। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने प्रोग्राम में, मैं आपको एक संक्षेप में अगर आपको बताऊं तो हमने एक ऑब्जेक्टिव लिया था, क्या कि अब ये ऑब्जेक्टिव रवि ने दिया था कि सर मुझे स्कूल के बच्चों की इन्फॉर्मेशन दिखानी है। तो इसलिए मैंने स्कूल के बच्चे को ऑब्जेक्टिव माइंड में रखा था, उनका डेटा ले लिया, उनके लिए मेथड्स बना लिया और उनके लिए क्लास बना लिया और क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्लास का ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया क्योंकि क्लास का तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाने से मेमोरी एरिया में फिजिकली एग्जिस्ट हो जाते हैं। अब जितने बार ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बनाए अभी जो आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे देखिए, एक S हो गया, S1 हो गया, S3 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, यानी कि 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यानी कि इसका मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने बस मेमोरी एलोकेट करी है। तो अगर आपके पास 40 हैं तो 40 बार ऑब्जेक्ट आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 40 के लिए तो मेमोरी अलग अलग देना है ना। 40 का तो नाम अलग होगा ना, रोल नंबर अलग होगा ना, हो सकता है नाम सेम भी हो बट रोल नंबर हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल हो गया, वो सब तो अलग होगा ना। तो इस तरह से हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना के हर ऑब्जेक्ट पर डेटा असाइन करना हमने सीख लिया। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने मेथड्स
का यूज एक तरह से समझ लिया। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल के बारे में सीख लिया, क्लास के बारे में सीख लिया, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं वो जान लिया, साथ में वेरिएबल का यूज, इंस्टेंस वेरिएबल का यूज, एक ऑब्जेक्ट बनाने से मेमोरी कहाँ मिलती है, किस तरह से होती है, ये सब सीख लिया। तो अभी तक जो मैंने बताया इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया या इसका क्या यूज है, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए प्लीज़, किसी भी चीज़ का यूज। अरे भैया सर नो बोल दिया करो, सर नहीं पूछना है। सर मुझे तो नहीं पूछना है। ठीक है, तो मैं सबका रिस्पांस चाहता हूँ, सब लोग बोलें कि मुझे नहीं पूछना है। सर आ गया समझ में। हाँ जी, आ गया समझ में। और हाँ, दिखलाई नहीं दे रहा है सर। देखो वही बात हो गई ना, मैं तो आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप कुछ बता रहे हो। मैंने आपको इसका सोल्यूशन बहुत पहले दे दिया था। नहीं सर, नहीं तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सुनाई दे रहा है ना। मैं जी पूछ सर। रहा हूँ ए, फिर बता रहे हो बी, वो तो अलग बात हो गई ना। और बताओ भाई। सर ये प्रोग्राम रन करके दिखाई दीजिए। बिल्कुल सही बात है, दिखा देते हैं। ये है प्रोग्राम रन होके आ गया है, ये प्रोग्राम हमने रन कर दिया यहाँ पे। इसका फ्लो देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो। देखिए मेन के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनने के बाद सेट डेटा मेथड कॉल हुआ, डेटा सेट कर दिया, और प्रिंट ने इसकी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करके दिखा दिया। यहाँ से यहाँ तक की इनकी इंफॉर्मेशन प्रिंट होके आ गई। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट S1 बना, उस पर भी यही मेथड चला, इसलिए उसकी भी सेम डिटेल हो गई। तीसरा ऑब्जेक्ट S2 हुआ, जिसमें रवि करके और 12 और ये सब है, ये उसका डेटा हो गया। चौथा दीपक ऑब्जेक्ट है, तो दीपक का ये सारा डेटा हो गया। इनके बीच में स्पेस चाहते हो तो आप ऐसे स्पेस दे सकते हो, आप ऐसे इनके बीच में स्पेस दे सकते हो, ये हटा दीजिए और ऐसे स्पेस दे दीजिए। और बल्कि स्पेस न दे के ऐसे लिख दीजिए कि डिटेल ऑफ S1 डिटेल, यानी S1 नाम के ऑब्जेक्ट का ये डिटेल है, ऐसे ऐसे लगा दो जो भी है। S1 डिटेल्स, तो ये S1 का डिटेल हो गया, ठीक है। S2 का डिटेल, S3 का डिटेल, ओ S1 नहीं होगा, सबसे ऊपर S होगा, S1, ठीक है। देन S2 और देन S3, ये हो गया हमारा S1, S2, S3। इसको हमने स्क्रीन क्लियर कर दिया, कंपाइल किया, रन कर दिया। S की डिटेल, S1 की डिटेल, S2 की डिटेल, S3 की डिटेल। बताइए जी, और बताइए। सर एक क्वेश्चन पूछे? हाँ हाँ पूछिए। पूछे हाँ हाँ। सर, 2 ठो सेट डेटा बनाया है ना, हाँ सेट डेटा। मैं चाहता हूँ कि पहले वाला का सेकंड में, सेकंड वाला का पहले में, तो जो सेकंड फर्स्ट वाला है तुम्हें तो स्क्रीन दिख ही नहीं रही है, तो सेट डेटा तुम्हें कैसे पता सेट डेटा बनाया है? जो इसमें लिखे है ना, नेम, ये हैं? बस सुन रहे थे। अच्छा सुन रहे थे। सुन रहे थे। अच्छा अच्छा, तो तुम चाहते हो कि S1 पे तुमने सेट डेटा ये चला दिया है ना, ये इस पे डेटा सेट हो गया। जी। तो पहले वाले का डेटा S1 पे जो सेट हुआ है वो डेटा, अच्छा नीचे वाले को दे देते हैं, मान लो ये S2 है और S3 है, तो तुम चाहते हो कि S2 का डेटा S3 पे दिखने लगे, ये चाहते हो? जी जी। S2 का डेटा S3 पे दिखने लगे, यस सर। और S3 का डेटा S2 पे दिखने लगे। हाँ, तो इनके
इनके इनके ऑब्जेक्ट को भी कॉपी कर सकते हो या इनके रेफरेंस को कॉपी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया, ये S3 डॉट शो इन्फो, ये सब सेट डेटा को मैं मान लो रहने देता हूँ, है ना। मैंने यहाँ क्या कर लिया, मैंने S3 इज इक्वल्स टू S2 कर दिया, ठीक है। तो S3 में S3 जो है जिसका अपना ऑब्जेक्ट था, अपना रेफरेंस था, वो अपना काम कर रहा था, लेकिन इसमें मैंने S2 का रेफरेंस उठा के डाल दिया। तो अब S3 के पास S2 का रेफरेंस आ गया, मैंने S2 की रेफरेंस आईडी को S3 की रेफरेंस आईडी में S2 का रेफरेंस आईडी पास कर दिया। अब देखो देखो यहाँ S2 का डेटा और S3 का डेटा सेम हो गया, हमने कॉपी कर दिया, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट उठा के उसके अंदर डाल दिया। ऐसे कर सकते हैं, बोलो। रेफरेंस वेरिएबल जो है वही हमने चेंज कर दिया, ऐसा कर दिया। रेफरेंस वेरिएबल में S3 के रेफरेंस वेरिएबल में S2 की रेफरेंस आईडी डाल दी, तो बस S3 जो है S2 के मेमोरी को पॉइंट करने लगा, उसका डेटा इसके पास आ गया, कॉपी बन गया। और सर S2 का डेटा क्या होगा? S2 का डेटा तो S2 का तो डेटा अपने पास है ही यार। S2 उसका डेटा उसी के पास है। उसका डेटा तो अपने पास है ही। S3 का पूछ रहा हूँ। हाँ S3 का पूछो कि S3 का क्या। अच्छा हाँ, तो S3 का डेटा क्या होगा? सॉरी, S3 का डेटा जो है वो एक मेमोरी में कहीं पे पड़ा रहेगा, बट वो आपको दिख नहीं रहा है। तो ये वो गार्बेज कलेक्शन हो जाएगा उसका कुछ देर बाद। हाँ वही मतलब था कि गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा वो। बिल्कुल। ओके। प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलता है। एक चीज और है, अगर मैं यहाँ पे S3 डॉट प्रिंट करूँ तो इसका डेटा प्रिंट होके आ जाएगा। देखो देखो प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलता है। जैसे S3 का डिटेल मैंने प्रिंट करना था, तो देखो S3 का डिटेल यहाँ अपना आ रहा है, लेकिन जब मैंने उसकी रेफरेंस आईडी को उसके रेफरेंस वेरिएबल में डाल दिया तो यहाँ पे बाद में ये हो गया। तो पहले ये था, अब ये हो गया। डेटा ऐसे समझ लो कि ओवरराइट हो गया, लेकिन डेटा ओवरराइट नहीं हुआ। यहाँ पे बेसिकली एड्रेस ही चेंज हो गया ना, एड्रेस ही ओवरराइट हो गया काइंड ऑफ। दोनों का एड्रेस सेम हो गया, S3 और S2 का। वो भी प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने system.out.println में यहाँ पे प्रिंट कर लिया S2 और फिर प्रिंट कर लिया हमने S3। ये हो गया, कंपाइल कर दिया, रन कर दिया। देखो दोनों का एड्रेस सेम है, रेफरेंस आईडी दोनों का सेम। और बताइए रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल? रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? देव बताओ, देव रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं? व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल? रेफरेंस वेरिएबल आर द इम्प्लिसिट पॉइंटर्स। इट इज इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल आर द इम्प्लिसिट पॉइंटर और अ काइंड ऑफ वेरिएबल विच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, जो करंट क्लास की रेफरेंस आईडी को होल्ड करके रखता है। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही जो मेमोरी में रेफरेंस आईडी बनती है, वो वेरिएबल जो होता है वो रेफरेंस आईडी को अपने पास संभाल के रख लेता है। सो रेफरेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब जैसे मैंने ये एक स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, किसी स्कूल के स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए। कल को ये रिक्वायरमेंट बदल सकती है। मान लो कि आपको कह दिया जाए कि नहीं, मुझे कुछ और चीज़ के लिए प्रोग्राम बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक आपके घर में कितने मोबाइल फ़ोन हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाना है। तो क्लास का नाम मोबाइल रखोगे, उसका डेटा अपने हिसाब से लोगे, मेथड अपने हिसाब से लोगे। और फिर अगर आपके पास दो मोबाइल सेम टाइप के होंगे तो ये नॉन पैरामीटराइज मेथड बना के आप काम कर लोगे, और अलग अलग टाइप के होंगे तो पैरामीटराइज मेथड बना लोगे, है ना। तो इस तरह से ये काम आ जाएगा आपके लिए। बट
ये जो मेथड्स होता है ना, इनके साथ कुछ कमी होती है, इनके साथ कुछ समस्या होती है, प्रॉब्लम होता है। और वो प्रॉब्लम ये होता है कि मेथड्स चलते हैं ऑब्जेक्ट बनने के बाद। ये देखिए ऑब्जेक्ट बना, इसे तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अच्छा, अगर ये लाइन को एक्सप्लेन करना हो तो ये एक्सप्लेन कर लोगे ना, तो कौन मुझे ये लाइन एक्सप्लेन करके दिखाएगा, बताएगा कि ये पूरी लाइन क्या है? ये जो पूरी लाइन लिखी स्टूडेंट एस इज इक्वल टू स्टूडेंट, इसे समझा लोगे ना? हाँ सर। समझाओ राहुल, बताओ। शरीर, हाँ राहुल बताओ क्या है ये? सर ये ऑब्जेक्ट है जो हमारे क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में होल्ड है अरे सर। यार, ये पूरी लाइन यही है, क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है। ये पूरी लाइन ऑब्जेक्ट है। नहीं सर, हाँ, पूरी लाइन समझाओ अच्छे से। हाँ देखिए सर, न्यू स्टूडेंट, हाँ हाँ ये जो है ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ये ऑब्जेक्ट हमारे यस रेफरेंस चलो वेरिएबल मैं में होल्ड आपको है, मैं और थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है? अब म्यूट जो कर कि लीजिए, स्टूडेंट क्लास म्यूट कर लीजिए, मैं बताता हूँ जो कि है ना। सर मैं बताऊँ? नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है? मैं बताता हूँ। आप जो जानते हो जानो, मेरा भी नॉलेज लो, इसी के लिए पैसा दे रहे हो आप, है ना? तो इसे ज़रूर सुनिए आप। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये भी एक तरह से ऑब्जेक्ट नहीं है। जो मैंने ये बोल दिया न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, ये समझने के लिए ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो एक रन टाइम एंटिटी होती है, ऑब्जेक्ट एक बफर होता है। इसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हो आप, है ना? तो एक एंड से देखा जाए तो ठीक है, किसी को समझाने के लिए बोल सकते हो, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो प्रोग्राम में लिखा है न्यू स्टूडेंट, है ना? ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के लिखने से एक मेमोरी एलोकेट होती है ना? और वो जो मेमोरी एलोकेट होती है वही ऑब्जेक्ट है, वो एक बफर है। तो ऑब्जेक्ट एक बफर होती है, एक रन टाइम एंटिटी होती है जो मेमोरी के अंदर लिखी जाती है न्यू स्टूडेंट लिखने से। समझ में आई बात? क्योंकि वो मेमोरी हमें क्यों चाहिए था? वो मेमोरी हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि रियल वर्ल्ड में एक स्टूडेंट था जिसका नाम रवि था, और उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को मुझे कंप्यूटर में शो करना था, तो मेमोरी तो चाहिए ना। तो इस स्टेटमेंट के लिखने से मेमोरी एलोकेट होती है। इसमें जो न्यू होता है उसका काम होता है मेमोरी एलोकेट करना, बट कितना करना, कैसे करना, ये नहीं पता है न्यू को। वो बताता है ये बगल वाला भाई, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड या इज अ हेल्पर कंपोनेंट फॉर द न्यू कीवर्ड, कि न्यू को ये बताता है कि भैया तुझे कितना और किसके लिए मेमोरी एलोकेट करना है। और कंस्ट्रक्टर का नाम होता है क्लास के नेम से सेम। और क्यों क्लास के नेम से सेम होता है? वो क्लास के नेम से सेम होने की वजह से क्या फ़ायदा होता है? क्लास के नेम से सेम होने की वजह से फ़ायदा हो जाता है कि न्यू को पता चल जाता है कि मुझे इस क्लास के अंदर जाना है, और इस क्लास की जो डेटा है, इंस्टेंस वेरिएबल है, उनके लिए मेमोरी एलोकेट कर देना है ना? तो उनके लिए मेमोरी एलोकेट कर देता है वो। बाकी उस मेमोरी के एलोकेशन से एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है। उस आइडेंटिटी के क्रिएशन का जो पूरी कहानी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो जो आइडेंटिटी क्रिएट होती है वो रन टाइम पे क्रिएट होती है। वो रन टाइम की मेमोरी है। उस रन टाइम की मेमोरी को लाने के लिए, पाने के लिए जावा के अंदर, मतलब किसी प्रोग्रामिंग के अंदर जो रन टाइम की मेमोरी होती है ना, उसको लेने के लिए हमें पॉइंटर का होना जरूरी है हमारे लिए। बट हमारे पास पॉइंटर तो होता नहीं है, तो जावा ने इम्प्लिसिटली पॉइंटर लगाते हुए उस रन टाइम की मेमोरी के एड्रेस को हमें रेफर करके दे दिया, जिसको बोलते हैं रेफरेंस आईडी। यानी कि एक ऑब्जेक्ट के बनने से एक रेफरेंस आईडी क्रिएट हो जाती है मेमोरी के अंदर। और वो रेफरेंस आईडी जिसका सिंटैक्स होता है क्लास नेम @#, उसको बनाता कौन है, उसको मैनेज कौन करता है, उसको रेफर कौन करता है? वो करता है ऑब्जेक्ट नाम की क्लास होती है जावा में। यानी कि एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नाम की क्लास सर्विस देती है। ऑब्जेक्ट क्लास रिस्पॉन्सिबल होता है ये सब काम करने के लिए। वो ऑब्जेक्ट बना, रेफरेंस आईडी बनी, उस रेफरेंस आईडी को होल्ड करने वाला वेरिएबल होता है ये एस इज अ रेफरेंस वेरिएबल, जिसके पास इस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी होती है ना? और ये स्टूडेंट क्या है? इस एस वेरिएबल का टाइप है। ये वेरिएबल का टाइप है, रेफरेंस टाइप का है। ये बताया जाता है कि ये नाम का जो रेफरेंस वेरिएबल है स्टूडेंट टाइप का है, क्योंकि किसी भी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, वो मेमोरी किस टाइप की है, ये तो हमें पता है ना, स्टूडेंट टाइप की है। इसलिए वेरिएबल का टाइप स्टूडेंट टाइप का होता है। यानी कि जिस टाइप की क्लास होती है, जो यहाँ पे होगा, न्यू के आगे जो होगा कंस्ट्रक्टर,
कंस्ट्रक्टर का जो टाइप होगा, अभी स्टूडेंट टाइप का है, कल को ए टाइप का, कल को परसों बी टाइप का, कल को लॉगिन टाइप का, यूजर टाइप का, जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसी टाइप का वेरिएबल ये होता है एज ए रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। और कहानी का डिस्कस करोगे तो फिर मुझे 2-3 दिन ऐसे बोलते रहूँगा तो ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये सब भी जानो आप। ठीक है, सही बोल रहे थे आप, कुछ गलत नहीं बोल रहे थे, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। ठीक है, बाकी कहानी ये है कि एक ऑब्जेक्ट के बनने के बाद जो मेथड होता है ना, वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद कॉल होता है। मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद कॉल होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कॉल नहीं होता। अब अगर किसी स्कूल में कोई बच्चा आया, उसका एडमिशन हो गया, उसके लिए एक रजिस्टर में उसकी एंट्री हो गई, तो डिटेल उसका बाद में सेट होगा, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कि भैया उसका नाम है, उसका रोल नंबर है, उसकी जो भी डिटेल। नहीं, एक स्टूडेंट के आते ही उसका ऑब्जेक्ट बना, उसके लिए मेमोरी एलोकेट हुई और उसी टाइम पे ही उसका डेटा सेट हो जाना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड होता है, ये कायदा कहता है। आप बताओ, आप स्पीकिंग करने जा रहे हो, आप गए, आपने एडमिशन करा, तो जैसे एडमिशन करा आपने अपनी फीस दी, आपकी पूरी डिटेल ली गई, सारा डिटेल लिया गया कि आप क्या क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, क्या एड्रेस है, वो सारी डिटेल एक कंप्यूटर में फीड कर दी गई, आपके लिए मेमोरी लोकेट हो गई, तुरंत रिसिप्ट मिल गया और सारा काम तुरंत हो गया, व्हाटएवर। और स्टूडेंट के आते ही, तो यहाँ पे वही सेम कहानी है कि ये जो मेथड है ये डेटा को सेट करता है ऑब्जेक्ट बनने के बाद। यानी कि जो नॉर्मल मेथड होता है ना, वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद डेटा सेट करता है। और हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट बनते ही डेटा सेट हो जाए, ऑब्जेक्ट बनते ही डेटा इनिशियलाइज हो जाए। भाई ये डेटा इनिशियलाइजेशन है, ये जो डेटा सेट कर रहे हो ये डेटा इनिशियलाइजेशन है, ये जो डेटा सेट कर रहे हो ये डेटा इनिशियलाइजेशन है, ये जो सेट डेटा मेथड कॉल हो रहा है यही डेटा इनिशियलाइजेशन कर रहा है ना, क्योंकि इसी के अंदर तो इनिशियलाइजेशन का कोड लिखा हुआ है। तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो डेटा इनिशियलाइजेशन का काम ऑब्जेक्ट बनते ही हो जाए? यार ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद चलता है, इसलिए डेटा का इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद करता है। और हमें चाहिए कि भाई जैसे स्टूडेंट आया, स्टूडेंट पैदा हुआ, उसका जन्म हुआ और उसके जन्म होते ही उसका सारा डिटेल सेट, तो भैया स्टूडेंट के चलते ही ये चलता है कंस्ट्रक्टर। और अगर मैं कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में बना लूँ तो ये काम हो जाएगा, है ना। ये काम कैसे हो सकता है, कंस्ट्रक्टर बनाने से हो सकता है। कैसे? अब इसी मेथड का नाम क्लास के नेम से कर दिया मैंने और वाइड हटा दिया यहाँ पे मेथड का नाम। 1 मिनट, ऐसा करूँगा तो आपके लिए बहुत थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ये रहने देता हूँ कमेंट करके, यानी कि ये जो पूरी लाइन है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यानी कि ये मैंने कमेंट कर दिया, ये मैंने लाइन यहाँ से कमेंट कर दिया। सॉरी, क्या दिक्कत है भाई, ये लीजिए कमेंट कर दिया। और इसी नाम से ही मैंने मेथड बना लिया, सॉरी मतलब इस मेथड का नाम जो सेट डेटा हुआ करता था इसको बदल के स्टूडेंट कर दिया। ठीक है, ये स्टूडेंट कर दिया और ये वाइट भी हटा दिया। ठीक, यहाँ पे भी वही कर दिया, ये वाइट हटा दिया, है ना। तो इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की क्या क्वालिटी होती है, कंस्ट्रक्टर की क्वालिटी ये होती है, अच्छा, और ये पूरा जो लाइन था नीचे वाला, ये सारा डिटेल था, इसमें इसको क्या करूं मैं, कमेंट करूं? ठीक है, चलो रहने देते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्टर की क्या क्वालिटी होती है कि कंस्ट्रक्टर को अलग से नहीं कॉल करना, जैसे ये कॉल कर रहे हो आप सेट डेटा, ये कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेट डेटा कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा कॉल कैसे होगा, अरे ये देखो ना, न्यू के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, तो ये क्या कॉल हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर ही कॉल हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट बनते तो चाहिए था आपको, तो न्यू के साथ जैसे ही आपने लिखा स्टूडेंट, तो ये ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट बनते ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ये कॉल हो जाता है अपने आप, आपको अलग से कॉल नहीं करना है। तो ये एक डिफरेंस होता है मेथड और कंस्ट्रक्टर में। मेथड को किसी ऑब्जेक्ट पे एक अलग से कॉल करना है,
लेकिन कंस्ट्रक्टर को नहीं। कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट के बनते ही कॉल हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो बस तो यही होता है कंस्ट्रक्टर। और ये प्रोग्राम अगर कंस्ट्रक्टर से बनाओगे तो काम और आसान हो गया। अब ये जो डेटा आप यहाँ कंस्ट्रक्टर में सेट कर रहे थे, आप इस पूरे डेटा को उठा के यहाँ से कहाँ डाल दो, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दो। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, ये डेटा जो यहाँ सेट कर रहे थे, यहाँ से उठा के ये सारा डेटा इस कंस्ट्रक्टर में डाल दो। तो यही प्रोग्राम अगर कंस्ट्रक्टर से बनेगा तो कितना छोटा हो जाएगा, सेट डेटा मेथड रहेगा ही नहीं। बताइए, बात समझ में आ गई? बाकी कंस्ट्रक्टर की तो कहानी अभी शुरू हुई है। एक यूज तो आपको समझ में आ गया कंस्ट्रक्टर क्या करता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जिसका नाम क्लास के नेम से सेम होता है, जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। प्रोग्रामर इसे खुद नहीं कॉल कर सकता है, और ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज 2 टाइप का होता है। और ये सबसे बड़ा इसका पर्पस होता है कि ऑब्जेक्ट बनते ही ये कॉल होता है, और जब ऑब्जेक्ट बनते ही कॉल होगा तो उसके अंदर जो लॉजिक लिखोगे वो हो जाएगा। तो मैंने डेटा इनिशियलाइजेशन का कोड लिख दिया, डेटा इनिशियलाइजेशन कर दिया। कल को डेटाबेस कनेक्शन का कोड कर दूंगा तो डेटाबेस कनेक्शन हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर इज a special type of method whose name must be same as its class name, who have no any return type. Programmer cannot call the constructor explicitly. It is implicitly called when object is created, and the main purpose of constructor to initializing the data at the time of object creation. ये ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इस ऑब्जेक्ट का डेटा इनिशियलाइज हो गया। अलग से न डॉट लगा के करना, न मेथड बना के करना है, कंस्ट्रक्टर से करना है। तो तीसरा वाला तरीका ये सबसे बेस्ट है। 3 तरीके से हमने डेटा इनिशियलाइजेशन सीखा। आप बताओ कौन सा बेस्ट है, बताइए। अब ये प्रोग्राम मैं आपको दे दूंगा, बाकी आप इस पे एनालिसिस करते रहिए। इसी तरह से कोई भी एग्जांपल लेके डेटा इनिशियलाइज करके देखिए। क्लियर है? कोई क्वेश्चन पूछना है? यस सर। कोई क्वेश्चन पूछना है? कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए। हेलो राइट, तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनता क्या फिर? नहीं सर। जब हम कंस्ट्रक्टर खुद बनाते हैं पैरामीटराइज, हाँ, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनता है। कंस्ट्रक्टर किसी भी टाइप का अगर आपने बना दिया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनता है। ठीक है, और बताइए। ठीक है, ये प्रोग्राम मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अगर किसी कोई क्वेश्चन पूछना है प्लीज़ पूछिए, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास लेने जा रहा हूँ। चलें।